हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो देखिए, आज हमारे पास है एक और साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। पिछली बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे, V बराबर एन लेमडा। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देखने वाले हैं जो कि पेपर में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बना करके पूछे जाते हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद जहां पर जो ज़रूरत होगा क्वेश्चंस का मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो हैं वो 7 प्रकार के हैं और इन्हीं 7 तरंगों से रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो 7 प्रकार के जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कौन कौन है उनके नाम आप एक बार देख लीजिए। गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो दृश्यमान किरण जिसको विजिबल रे के नाम से जानते हैं। अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड, यहाँ पे आपका एक एक लाइन जो कि शॉर्ट में एक एक लेटर लिखे हैं आगे बताऊंगा। सूक्ष्म किरण यानी माइक्रोवेव कहते हैं, और लास्ट वाला हम 7वां रखेंगे रेडियो तरंग जिसको रेडियो तरंग के ही नाम से यानी रेडियो वेव कहेंगे। ठीक है, यही 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये छोटा सा जो पॉइंट है इसको समझना पड़ेगा कि तरंगदैर्घ्य किसका बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, आवृत्ति किसका कम होता है, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक के थ्रू समझाने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है, यानी GXUVIMR। अब ऐसे याद रखने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो G का मतलब गामा किरण, X का मतलब एक्स रे, U का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलेट रे, V मतलब विजिबल रे, I का जो मतलब निकलता है वो इंफ्रारेड से, M से माइक्रोवेव और R से हो जाता है रेडियो वेव। अब इसको हम देखिए GXUV इमरान कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक नाम बन जाएगा, इमरान कर देंगे तो नाम बन जाएगा, आप याद रखने में आसानी होगा। AN का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस याद रख सकते हैं GXUV इमरान। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं बात। ये जो एरो आप देख रहे हैं इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम गामा किरण से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, यानी सबसे कम गामा किरण का तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा आपका रेडियो वेव का तरंगदैर्घ्य। लेकिन अगर हम उल्टा के आएंगे तो इधर की तरफ मैंने जो एरो लगा रखा है इसका मतलब है कि आवृत्ति का बढ़ता क्रम। कहने का मतलब कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है लेकिन इसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं? तो इसका आप देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर एन लेमडा। V तो चाल हो गया, N का मतलब हम देखिए कहीं कहीं आपको एन लेमडा मिलता है, V बराबर कहीं कहीं एफ लेमडा, यानी F का मतलब फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वही N का मतलब भी आपका हम वही करते हैं, मतलब आवृत्ति। तो देखिए अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर F और N, वैसे आपका जनरली आप पढ़े हैं N लेमडा, तो चलो इसी पे हम लोग बात करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। V बराबर N लेमडा। अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक घटेगा। तो यहाँ पर भी वही मतलब है, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति कम होगा। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये इक्वल कैसे हो रहा है, अगर मान के चलिए कि हमारे पास V का मान 10 है तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे आवृत्ति अगर हमारा 2 है, इक्वल करने के लिए हमारा लेमडा कितना होगा, 5 होना चाहिए। यानी देखिए एक कम तो दूसरा ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर उल्टा भी रखेंगे तो अगर n को 5 रखता हूँ तो n जो लेमडा होगा वो 2 होगा, यानी 5 दूनी की 10। एक बढ़ेगा एक घटेगा, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि अगर हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति कम होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। आई होप कि अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। ऑप्शंस में आपके सामने दिख रहा है रेडियो तरंग, एक्स किरण। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझ में आप समझिएगा। एक रेडियो वेव है, ठीक है, दूसरा आपका एक्स किरण है, तीसरा अल्ट्रा वायलेट रे और चौथा आपका इंफ्रारेड कह रहा है। तो बताइए कि किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा। तो तरंगदैर्घ्य का मान आपको मैंने क्या बताया, जो सबसे लास्ट में होगा यानी आगे की तरफ बढ़ेगा वो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा। रेडियो वेव कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके बाद कोई है ही नहीं, यानी सही आंसर का यही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेडियो वेव का होगा।
अब इसी तरह से इसमें से आपको देखना होगा एक्स किरण यहाँ पर है, अल्ट्रावायलेट यहाँ पर है, यानी इंफ्रारेड यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में क्या हुआ, रेडियो है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक उसी तरह से अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो आप बताइए किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। एक्स किरण दिया गया है, गामा किरण दिया गया है, उसके बाद माइक्रोवेव है, देखिए एक्स किरण है, गामा किरण दिया गया है, माइक्रोवेव है और लास्ट में रेडियो है। अब पूछा है कि सबसे न्यूनतम किसका होगा, तो सबसे न्यूनतम जो आपका सबसे पीछे हो वो आपका न्यूनतम होगा। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं तब, तो तरंगदैर्घ्य में सबसे कम गामा किरण, यानी सही आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर यही ऊर्जा की बात करता, ऊर्जा या फिर आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा कहे या फिर आवृत्ति कहे, दोनों में आपका सबसे जो मतलब कि लास्ट में होगा उसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा, ये चीज़ बस ध्यान रखना। अगला जो कि प्रश्न क्या कह रहा है कि अवरक्त किरणें इन दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थित होता है, यानी जो अवरक्त किरण है किन के मध्य स्थित है। ऑप्शंस में दिया गया है रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, क्या इनके बीच इंफ्रारेड है, बिल्कुल नहीं, कट जाएगा। इसके बाद सूक्ष्म तरंगे और दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे कहाँ पे, माइक्रो, और दृश्य प्रकाश ही है, तो इसी के तो बीच में इंफ्रारेड है कि नहीं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, सूक्ष्म तरंगे और दृश्य प्रकाश के बीच में अवरक्त किरण स्थित है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें महत्तम भेदन क्षमता होता है। अब यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आयनन क्षमता किसका होता है और जो कि वेदन क्षमता किसका अधिक होता है, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्फा किरण अगर हम बात करें तो अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इस तरह से मिल जाता है देखने को। तो अगर पूछा जाए कि वेदन क्षमता किसका अधिक होता है, तो वेदन क्षमता में ध्यान रखिएगा, वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका गामा किरण का होता है, गामा किरण का। लेकिन अगर प्रश्न में आयनन क्षमता पूछे, आयनन क्षमता किसका अधिक होता है, तो वहाँ पे हमारा अल्फा किरण होगा। ध्यान रखिए, याद रखने में भी आसानी मैं आपको बताता हूँ, अल्फा, आयनन अल्फा याद रहेगा, बाकी इसमें दिक्कत नहीं है। वेदन तो आपको याद रखना है कि वेदन जो कि गामा किरण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि आवृत्ति का बढ़ता क्रम में सबसे देखिए ज़्यादा आपका किसका है, इसी का, यानी आवृत्ति का सबसे ज़्यादा, गामा किरण का आवृत्ति ज़्यादा है, तो वेदन क्षमता इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका होगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समान रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए यानी सभी के लिए भी बराबर हम एम लेमडा जो पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि सभी के लिए हमारा वेग जो होगा वो समान होगा, क्योंकि वेग का मान बदलता नहीं है आपका, चाहे किस, वैसे भी हम यहाँ पे देखेंगे कि विशेषता में इसका पढ़ेंगे तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निर्वात में भी निरंतर वेग से चलते हैं, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हम सभी किरणों के लिए, यानी जितने भी चुंबकीय तरंग आप देख रहे हैं, किरण देख रहे हैं, सभी के लिए प्रकाश का वेग उतना ही होगा, मीटर पर सेकेंड, इतना ही होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल, तो उतना ही होगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक तरह के प्रकाश के रूप में, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होता है, और अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो यहाँ पर भी देखिए लिखा गया इसकी विशेषता में कि ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी। सबसे पहला पॉइंट ही आपके माइंड में आना चाहिए था कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होगा, मैक्सवेल, और दूसरा दिया गया है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, माइकल फैराडे और ऑस्टार्ड है। तो यहाँ पे हर्ट्ज बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने किया था। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी विशेषता देखिए। इसकी विशेषता क्या है अगर पूछा जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस प्रश्न में आपको विशेषता ही दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि क्या गलत है। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ना कि अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्वात में निरंतर वेग से चलती हैं, ये एक चीज़ है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये किसी भी मीडियम में चल सकते हैं, इन्हें किसी विशेष माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्वात में भी गमन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये C बराबर n लेमडा, यानी कि C का मतलब प्रकाश का चाल हुआ, V बराबर n लेमडा, V बराबर ही प्रकाश का चाल हुआ। कहीं कहीं C बराबर n लेमडा लिखता है, कहीं कहीं V बराबर n लेमडा, तो उसका कोई मतलब नहीं, यही आपका है, ये नियम का पालन करती हैं, ठीक है।
और जो कि ये पॉइंट याद रखिएगा कि अलग अलग विद्युत क्षेत्रों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रसारित होते हैं। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को, ये लाइन याद रखना, यानी ये वर्ड समकोण 90 डिग्री पर होते हैं और तरंग के प्रसार की दिशा के साथ समकोण पर ही होते हैं। बस समकोण याद रखना है, क्योंकि इसमें एंगल कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है समकोण होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और एक पॉइंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, वो कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बताना ये चाहते हैं हम, एक प्रश्न आपका ये आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों को अलग किस तरह से किया जा सकता है, मतलब कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्रुवीकरण के माध्यम से, अभी मैंने क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंगों में अलग कैसे कर सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की तरह यानी होता है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि जो होता है, ध्वनि वो अनुदैर्घ्य होता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि प्रकाश, तो प्रकाश में अनुप्रस्थ, तो यहाँ पे देखिए प्र आता है। अगर इसी को हम ध्वनि में लिखें, ध्वनि तरंग जो होता है, तो अनुदैर्घ्य भी लिखेंगे तो उसमें भी आएगा अनुदैर्घ्य, ध आता है ना। तो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनको हम लोग ध्रुवी कर सकते हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनको हम लोग ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। तो ध्रुवीकरण के माध्यम से दोनों में अलग या फिर विभेद हम कर सकते हैं। यही बस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण किया जाता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का नहीं किया जाता। बस इसी को चीज़ आपको ध्यान रखना था। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत होगी। बस ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया, इसको आपको समझना है। तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा, आवृत्ति उसका कम होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों अच्छे से लिख दिया है। गामा किरण का सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, इधर की तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ता है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा GX UV इमरान, तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। और बाकी जो भी मैंने आपको इसके विशेषताएं बताई, विशेषताओं को याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं जो टॉपिक मैं उस टॉपिक पे ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि उस टॉपिक पे काम भी चल रहा है। तो जैसे ही जो टॉपिक आप हमें अच्छा लगता है उस टॉपिक पर हम आपके सामने रखेंगे। तो बस आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।